नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हो हाईवे 33। चलें दोस्तों, आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों, ये कहानी जो मुझे भेजे हैं उनका नाम अंकित है, अंकित कुमार। वैसे तो रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश के, लेकिन दिल्ली में नौकरी करते थे। एक किराए के कमरे में रहा करते थे। उनके ऑफिस के आसपास एक और ऑफिस था। उसी ऑफिस में एक लड़की काम करती थी जिनसे उनकी दोस्ती हो जाती है। वो दोस्ती आगे चल कर के प्यार में बदल जाता है। लगभग 1 साल दोनों साथ साथ घूमते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, ऑफिस आते हैं जाते हैं। मतलब प्यार परवान चढ़ चुका था। लेकिन उसी वक्त रात के टाइम में जब उनका प्यार परवान चढ़ रहा था, अंकित तो बस यही जानते थे, यही समझ रहे थे, ये लड़की मेरे अलावा किसी और को देखती भी नहीं होगी, इसी से मैं शादी करूंगा। लेकिन जब उनको बहुत बड़ा सदमा लगता है, जब देखते हैं कि उनके बगल से एक बाइक गुजरती है, उस पर वही लड़की, उनकी जो प्रेमिका है, बैठकर उस लड़के से हंसी मजाक करते हुए आगे निकल जाती है। कुछ ही दूर पर एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पर वो लोग रुकते हैं और दोनों लोग उस रेस्टोरेंट में दाखिल हो जाते हैं। ये झटका लगा था अंकित को। अंकित एकदम सन्न सा रह गए थे। ये सोचने पर मजबूर हो गया, अरे भाई, मैं तो लंबा अरसा हो गया इस लड़की से प्यार करते हुए, इस पर मैंने कितना पैसा खर्च किया, इतना लुटाया, मैं इसको दिलो जान से चाहता था, इससे मैं शादी करना चाहता था, और ये आज रात किसके साथ में जा रही है, रेस्टोरेंट में घुसी है। अंकित कुछ देर कर तो शौक हो जाते हैं, लेकिन बिल्कुल उसी टाइम भाग करके उस रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। सामने तो नहीं आते हैं, छिप करके बैठ करके एक साइड में उनकी बात सुनने लगते हैं। बात ज़्यादातर तो समझ नहीं आती है। हाँ, कुछ बातें जो थी, क्योंकि दूरी पर बैठे हुए थे, लेकिन बार बार गले मिलना अब एक तरह से उनको जलन का महसूस करा रहा था। इस लड़की पर कितना भरोसा था, कितना मैं उससे प्यार करता था। अंकित जी ये एकदम पागल जैसे हो गए थे। लेकिन वहां पर एक शब्द नहीं बोलते हैं। नाश्ता पानी करने के बाद वो लोग बाहर निकलते हैं और इसके बाद फिर उनकी बाइक चल देती है। लड़की मुस्कुरा करके बात करते हुए, अंकित के पास भी बाइक होती है, अपनी बाइक से दूरी से पीछा करने लगते हैं। एक जगह पर पहुंचते हैं, सुनसान जगह पर एक गार्डन होता है, जो रात के टाइम में वहाँ कोई आता जाता नहीं। वो जगह बहुत भूतिया थी लोगों की नज़र में, लेकिन इसका फ़ायदा कुछ नौजवान लड़के लड़कियाँ उठाया करते थे, क्योंकि लोग बाग तो उस पार्क में जाते नहीं थे। जब ज़्यादा अंधेरा हो जाता था, रात ज़्यादा हो जाती थी, तो उसका फ़ायदा कई जोड़े उठाया करते थे। उसी पार्क में वो उनकी प्रेमिका, अंकित की प्रेमिका पहुंच जाती है। आज जो नज़ारा देखते हैं, अब अंकित को बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। गुस्से में थे, उस लड़की के पास जाते हैं, रंगे हाथ पकड़ती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, ये लड़का कौन है। लड़की तो एक बार सन्न हो जाती है, उसकी बोलती बंद हो जाती है, लेकिन अगले पल उसका जो रुख है बदल जाता है। जो उसके चेहरे पर डर भाव था वो खत्म हो जाता है। लड़की अंकित से उलझ पड़ती है, तूने मुझे खरीद रखा है, जो तू कहेगा मैं वही करूँगी। मेरे भी अपना दिल है, अपना दिमाग है, मैं जिसे चाहूँ उससे मिल सकती हूँ। तू मेरा पीछा कर रहा है, तू मेरा पीछा कर रहा है। लड़की भड़क जाती है। भड़के तो अंकित भी थे। वो कहते हैं, जब तुझे ऐसा ही काम करना था तो मेरे से तूने दोस्ती क्यों किया। चल, दोस्ती तक सही था, लेकिन तूने प्यार क्यों किया। मुझे ना जाने क्या क्या सपने दिखाया, तूने ऐसा क्यों किया। लड़की भी बरस रही थी और उस पल तो लड़का भाग खड़ा हुआ था। जैसे ही अंकित गुस्सा में होते हैं, लड़का को लग गया कि मैं गलत लड़की के साथ में हूँ। वो निकल के भाग जाता है। अंकित और वो लड़की काफ़ी देर तक उस भूतिया पार्क में बैठे हुए और एक दूसरे को अब डांट रहे हैं, डपट रहे हैं। अंकित का गुस्सा बहुत चढ़ा हुआ था और तब कहते हैं कि आज से मेरा कोई तेरा रिश्ता नहीं। लड़की भी भड़क के कहती है कि तूने मुझे खरीद रखा है,
मैं तेरे कोई बस में हूँ, तेरी बीवी हूँ कि तेरे मैं कहना मानूंगी? अरे जा ना, अपना तू काम देख। अंकित भड़कते हुए कहते हैं, तेरे पर इतने मैंने पैसे खर्च किए, उसका हिसाब कौन देगा? लड़की और भड़क जाती है, कहती है मेरे से मुंह मत खुलवा। अब इसके बाद तो अंकित समझ गए थे कि यहाँ रुकना ठीक नहीं है। चुपचाप चले जाते हैं। गुस्से के मारे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊँ, किससे बात करूँ, कुछ समझ नहीं आता है, तो अपने किराए वाले मकान पर आ जाते हैं। उस लड़की को वहीं छोड़ करके वो बिल्कुल उसको परवाह नहीं करते हैं, और वो लड़की काफ़ी देर तक वहाँ बैठी रही, नहीं बैठी रही, कोई पता नहीं। लेकिन जब मोटरसाइकिल के पास पहुँचते हैं, तब वही लड़का उनके पास में आता है। भाई साहब, आपसे बात करनी है। अंकित कहते हैं, हाँ भाई बोल बोल, क्या क्या बताना चाहता है, क्या सुनाना चाहता है? तब वही लड़का कहता है कि भाई साहब, आपको भी धोखा दे रही है, मुझे भी धोखा दे रही है, मैं भी इसके सालों से साथ में हूँ, मुझे तो भनक लगने ही नहीं दिया। अंकित कहते हैं कि भाई अब इससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तू जान, तेरा काम जान, जा, तेरा इंतजार कर रही है, बैठी हुई है बेंच पर, जाके उससे मिल ले। अब थोड़ा डरे हुए थे, जो लड़का था ना वो डरे हुए दिखाई दे रहा था, कहीं अंकित भड़क तो नहीं जाएंगे। लेकिन अंकित शांत स्वभाव से उसको जवाब देते हैं कि भाई इससे हमारा कोई अब रिश्ता नहीं है, यहीं पर रिश्ता खत्म हो जाता है, तू जान, तुझे रिश्ता रखना है या नहीं रखना है, तेरा काम है, इसमें मैं कुछ बोलने वाला नहीं हूँ। जहाँ लड़की इंतजार कर रही है। और इसके बाद लड़का जो है वो पार्क में चला जाता है। जाने के बाद अमित वहाँ पर रुकते नहीं हैं। सुट्टा लगाने का शौक था, जब गुस्से में आ गए तो सुट्टा लगाना शुरू किया, सोचना शुरू किया, अब क्या मैं कहाँ जाऊँ। तब दिमाग कहते कहाँ जाएगा, अपने घर पर चल, अपने कमरे पर चल। और इसके बाद अंकित जी अपनी बाइक उठा करके अपना घर चले जाते हैं। सबसे पहले जो भी उसकी निशानियाँ उनके कमरे में थी उस लड़की की, सब निशानियों को मिटा देते हैं, उसके फोटो वगैरह फाड़ फूड़ करके फेंक देते हैं। मोबाइल से उसका जो नाम था वो सब डिलीट मार देते हैं, कॉन्टेक्ट में जा कर के डिलीट मार देते हैं। मतलब एक तरफ से उस लड़की को परमानेंट अपनी ज़िंदगी से डिलीट कर दिए थे। लेकिन इतना आसानी से अब इंसान डिलीट नहीं हो पाता। रह रह करके कभी कभी वो लड़की की याद आती थी, उसका हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा उनके दिमाग में अब दिखाई देने लगता था। और तब उनका गुस्सा और बढ़ जाता था, इस लड़की ने मेरे साथ में बहुत धोखा किया। और इसके बाद अंकित का उस ऑफिस में दिल भी नहीं लगता है। और इसके बाद वो अपनी नौकरी से रिजाइन दे देते हैं कि मुझे इस शहर में रहना ही नहीं है, इस एरिया में मुझे रहना नहीं है, मैं किसी और शहर में चला जाऊंगा, यहाँ पर मुझे सही नहीं लग रहा है। अब इसके बाद गुजरात चले जाते हैं। उनका कोई रिश्तेदार रहता है वहाँ पर गुजरात में, उनके पास चले जाते हैं। वहाँ पर भी कुछ दिन तो खाली ज़रूर बैठते हैं, लेकिन फिर उनको पढ़े लिखे इंसान थे, सब कुछ जानते थे, अब उनको नौकरी अच्छी खासी मिल जाती है। लेकिन वो लड़की उनके दिल से निकल नहीं रही थी। जब भी दिल से निकालने की कोशिश करते थे और उनको याद आती थी, क्या कर रही होगी इस टाइम, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए उसको भुला देना चाहती है। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं अंकित जी के ही शब्दों के द्वारा। दोस्तों, मेरा जो पहली बात है आपने तो समझ गया होगा कि मेरे साथ में उस लड़की ने क्या क्या किया। मेरा नाम अंकित। इसके बाद मेरा दिमाग तो सन्न रह गया था। मैं दिल्ली में बहुत दिनों तक रहा, लेकिन वो लड़की मेरे दिमाग से निकलती ही नहीं थी। मैं अपने मोबाइल के कॉन्टैक्ट लिस्ट से उसको डिलीट तो कर दिया था, उसकी जो भी मेरे घर में निशानियाँ थी सब खत्म कर दिया था। मैं उसकी ज़िंदगी में दोबारा जाना नहीं चाहता था, ना वो मेरी ज़िंदगी में मैं उसको दोबारा वापस लाना चाहता था, सदा सदा के लिए। लेकिन रह रह कर कभी न कभी वो मुझे ज़रूर याद आती थी। पहला प्यार था, और वो पहला प्यार ही ऐसा निकला, इसके बाद तो मुझे विश्वास ही नहीं रहा। मुझे लगा कि अब मैं किसी लड़की से प्यार नहीं करूँगा। जो मेरे
घर वाले लड़की पसंद करेंगे जिसे कहेंगे मैं शादी कर लूँगा। इन चक्करों में तो बिल्कुल नहीं पड़ूंगा। इसके बाद मैं बेचैन रहने लगा था। अब मेरा ये शहर जो था ना, जो मुझे बहुत प्यारा था, मुझे अच्छा नहीं लगता था। आखिर मैं उस शहर को छोड़ देता हूँ और गुजरात आ जाता हूँ। वहाँ पर मेरे रिश्तेदार थे। कुछ दिन मुझे ज़रूर बैठना पड़ता है, अब फिर मुझे नौकरी लग जाती है। जिस एरिया में हम रहते थे, जिस कॉलोनी में रहते थे, वो हमारे नॉर्थ इंडियन का ही कॉलोनी एक तरह से। बहुत सारे लोग वहाँ पर रहते थे। कोई फैक्ट्री में भी काम करता था, कोई अच्छे पोस्ट पे भी काम करता था, लेकिन मेजोरिटी थी नॉर्थ इंडियन की। बोल चाल सब कुछ ऐसा नहीं लगता था कि मैं दिल्ली छोड़ करके फिर मैं गुजरात में आ गया हूँ। एक माहौल वहाँ घर में ऐसा ही था। बड़ा सा एरिया था, बड़ा सा आंगन था, और उसमें हमारा जो रिश्तेदार रहते थे ना, ऊपर वाली मंजिल पर, और उसमें बहुत सारे लोग किराए पर रहते थे। वो किराए का ही पूरा पूरा घर घर कम में तो छोटा सा कॉलोनी अब उसको बोल सकता हूँ। कई कई उसमें जगह जगह से डिवाइड हुआ पड़ा था। अच्छे घर भी थे, सस्ते भी घर थे। हमारे जो रिश्तेदार रहते थे अच्छे घर लेकर रहते थे, और उसी घर में मैं भी रहने लगता हूँ। लेकिन वो पारिवारिक लोग थे। मुझे कब तक उस घर में रहना पड़ता, मुझे भी अच्छा नहीं लगता था। तब मैं उनसे कहता हूँ कि देखिए नौकरी तो लग गई, मुझे रहने के लिए कोई व्यवस्था करा दीजिए। तब कहते हैं यहाँ पर क्या दिक्कत तुम्हें। मैं कहता हूँ कि नहीं, देखिए मैं आपकी प्राइवेसी में खलल बिल्कुल बनना नहीं चाहता हूँ। आप भी खुश रहें और मैं भी जहाँ रहूँ खुश रहूँ, हम मिलते जुलते रहेंगे। तब मेरे रिश्तेदार कहते हैं कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसी के ऊपर जो ऊपर वाला मंजिल है ना, जो छत है ना, उसमें एक कमरा है, और वो कमरा हमारे एक रिश्तेदार लड़का रहता था, लेकिन वो गांव गया हुआ है, और उसके बाद खबर आया है कि वो आएगा नहीं। तो वो कमरा किसी और को क्यों दें, हम तुम्हें ही दे देते हैं। जो किराया वो देता था, वो किराया तुम दे देना। मैं बड़ा खुश हो गया था। कमरा भी देखने में बहुत अच्छा खासा था, और सबसे बड़ी बात थी कि सब कुछ फर्नीचर वगैरह उसमें उसी लड़के का था। वो लड़का किसी मुसीबत में पड़ा हुआ था और वो आ नहीं रहा था। आने में शायद उसको टाइम भी लग सकता था, और जब आएगा देखा जाएगा, हम पार्टनर बन के रह लेंगे। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। तो किसी सामान का हमें खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी थी। जो भी सामान था उसी से मैं अपना काम चलाने लगता हूँ। इसके बाद मेरी ज़िंदगी शुरुआत हो जाती है। सुबह ऑफिस जाना, और मैं 8-9 बजे तक अपने कमरे में आ जाता था। कभी कभी हमारे रिश्तेदार मुझे बुला भी लेते थे कि चाय पी के जाना, आज रात का खाना खा लेना। तो कभी कभी तो मैं ऐसा कर भी लेता था, लेकिन हमेशा नहीं। इसके बाद ज़्यादातर जो मेरा जीवन था ऑफिस में कटने लगा। इसके बाद छत वाले कमरे पर। गुजरात आने के बाद भी जब मैं अपने कमरे में अकेले सोचता रहता था ना, तो लड़की मुझे याद आ जाती थी। उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा, जैसे लगता था कि मेरे सामने आकर के खड़ी हो गई हो। तब मैं बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाता था, वो लड़की मुझे क्यों याद आती है इतना। मैं उसको अपने दिल से निकालने का बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन जितना मैं निकालने की कोशिश करता था ना, उतना ही मुझे याद आती थी। ये बात मैं किसी को, अपने रिश्तेदार तक नहीं बताया था, मैं किसी को अपने दोस्त तक नहीं बताया था। सब कुछ मेरे दिल के अंदर में समाया हुआ था। मैं बड़ा कभी कभी ऐसा होता था कि रात में मुझे नींद नहीं आती थी। वही लड़की मुझे याद दिलाती रहती, उसी का चेहरा मेरे आंखों में नजर आता था। तब मुझे लगने लगा कि अब मैं तो दिल्ली छोड़ करके गुजरात आ गया हूँ, और यहाँ पर तो लड़की नहीं रहती है, तो मुझे अब मैं क्या करूँ, अब मैं कहाँ जाऊँ। मुझे उस जगह पर गुजरात में काम करते हुए लगभग 6 महीना हो चुका था। और तब मैं एक प्लान बनाता हूँ, सोचता हूँ कि चलो कुछ दिन गांव चला जाए, गांव में 10-5 दिन गुजार करके थोड़ा हवा पानी बदल करके और फिर हम लौट आएंगे। ऐसे ही मैं करता हूँ। वहाँ जाने के बाद मैं जब अपने गांव के आबो हवा में जाता हूँ तो बहुत ही आनंद आता है। वहाँ मेरे पुराने दोस्त, बिछड़े हुए दोस्त काफ़ी मिलते हैं, समय पास होता जाता है। अब मेरे आने का टाइम अब बिल्कुल आ चुका था, लेकिन माँ पिता कहते हैं कि नहीं, कुछ दिन और रुक, कुछ दिन और रुक।
बड़े दिनों के बाद मैं है, थोड़ा खा पी ले, देख तेरा चेहरा बिल्कुल उदास लग रहा है, शरीर पर तेरा मांस कम हो गया है। बात क्या है, तू खाता पीता नहीं है। अब माँ बाप हैं, वो तो बच्चों का फिक्र करते ही हैं, लेकिन मैं कितने दिन तक रहता हूँ वहाँ पर। लेकिन माँ बाप कहते हैं कि नहीं, कम से कम बहुत दिनों के बाद मैं आया तो कम से कम 1 महीना रहा। मैं तो 1 हफ्ते के लिए आया था। तब मुझे लगना था कि ना, अब अपने परिवार को अब बिल्कुल मैं नज़रअंदाज नहीं करूँगा। कह रहे हैं ना, तो चलो रुक जाता हूँ। मोबाइल से मैं अपना ऑफिस को फ़ोन करता हूँ कि एक ज़रूरी काम से मैं रुका हुआ हूँ, जैसे फुर्सत मिलेगा मैं ट्रेन पकड़ लूँगा। अब इसके बाद मेरा मन शांत हो जाता है। मैं ज़्यादातर अपने एक दोस्त के साथ में गांव के शाम जब होती थी तब पोखर की तरफ निकल लेता था। और उस लड़की से मुझे जुदा हुए लगभग 7 महीने के आसपास हो चुका था, लेकिन अभी भी कभी कभी वो टीस मारती थी। उसका चेहरा मेरे सामने आ जाया करता था। अब मैं इसको अपने दिल से निकालने के लिए जो वो भी प्रयत्न करना चाहिए था वो मैं कर चुका था, लेकिन ना जाने ऐसा कौन सा गहरा घाव मुझे दे दिया था कि वो घाव सूखता ही नहीं था, रह रह के टीस मारने लगता था। आखिरकार गांव में एक जो मेरा दोस्त होता है उसके साथ समय बिताना शुरू कर देता हूँ। वो मेरे अच्छे मित्रों में से थे। इसके बाद हम गांव के पोखर पर शाम के टाइम चले जाते थे। जब सूर्यास्त होता था मुझे वहाँ पर बैठना और बड़ा आनंदित, वो मौसम और वो जगह सब कुछ सही लगता था। अब मुझे तो आसपास खेतों खलिहानों में भी जाना पसंद था। गांव की कुछ बात ही अलग थी। धीरे धीरे लगभग 1 महीना बीत जाता है और तब इसी बीच जब 2-3 दिन रह जाता है मैं जाने का प्लान कर लेता हूँ। और तब एक रिश्तेदार हमारे घर पर आते हैं। एक नहीं, 3-4 लोग होते हैं। मैं जब उनको देखता हूँ तो मैं तो कभी देखा नहीं था। और तब पिताजी उनका स्वागत करते हैं। अब पिताजी कहते हैं, अंकित थोड़ा बढ़िया बड़ा कपड़े पहन के आ जा बेटा, ये तुम्हें देखने के लिए आए हैं, तुम्हारी शादी के लिए आए हैं। मैं तो हक्का बक्का रह गया था। नहीं नहीं, अभी मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ। मैं पिताजी को समझाता हूँ, अपनी माँ को समझाता हूँ। और तब कहते हैं, बेटा रिश्तेदार है, कौन अभी शादी कर लेंगे, अभी तो देखने के लिए आए हैं, अभी हम भी जाएंगे लड़की को देखने के लिए, इसमें तो बहुत सारा समय लगता है, तेरे पास टाइम ही टाइम है। एक बार चल करके उनके सामने बैठ जा और थोड़ा ढंग से उनके सवालों का जवाब दे देना, बस तुझे यही तो करना है, और बाकी हम पर छोड़ दे, हम देख लेंगे सब कुछ अपने हिसाब से। अब इतना तो मैं कर ही सकता था। पिता के जिद के आगे मैं झुक जाता हूँ। अच्छे कपड़े पहन के जाता हूँ, उनके सवालों का जवाब देता हूँ। पूछते हैं, बेटा क्या करते हो, मैं अपने बारे में सब कुछ बताता हूँ, कहाँ रहते हो वो भी बताता हूँ। अब इसके बाद मेरा सवाल जवाब खत्म हो चुका था, लेकिन रिश्तेदारी तो निभानी थी। लड़की का फोटो लेके आए थे। वो फोटो हमारे माँ को दिया जाता है। हाँ, माँ मुझे दिखाती है, बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन जो मेरी प्रेमिका थी ना, वो उससे खूबसूरत मेरी प्रेमिका थी। ये भी लड़की कम खूबसूरत नहीं थी। ना जाने ऐसा मुझे लग रहा था कि नहीं नहीं, ये शादी मुझे अभी करना नहीं चाहिए। मैं माँ को समझाता हूँ। माँ कहती, बेटा अभी शादी नहीं होगा, अभी तो इसमें वक्त लगेगा, तुमने तो तस्वीर देख लिया, हम तो जाकर लड़की खुद देखेंगे। ऐसा नहीं होगा, इसमें वक्त लगेगा, सालों का टाइम लगता है, ये आसान नहीं कि आज अब ये सब हो गया कल तुम्हारी शादी हो जाएगी। नहीं बेटा, बहुत लंबा टाइम लगता है। अब फिर मैं अपने दोस्त के पास जाता हूँ, बस यही गांव घर घूमना। इसके बाद मेरा वक्त भी आ जाता है ट्रेन पकड़ने का। माँ पिता से मैं अपना इजाज़त ले लेता हूँ। मैं जब ट्रेन में बैठता हूँ ना, रात का समय था, मेरे पास में छोटा ही मोबाइल था उन दिनों में, ज़्यादा मैं मोबाइल से बात ही किया, और क्या करना था। अचानक मैं अपने हाथ में फ़ोन लिए हुए था, किसी को नंबर मिला रहा था, और उसी टाइम जो मेरा फ़ोन है ना, अचानक वाइब्रेट करने लगता है और एकदम गर्म होने लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे बैटरी उसमें कोई दिक्कत आ गई हो। इतना फ़ोन गर्म हो जाता है कि मेरे हाथ से छूट जाता है। हाथ से छूटने के बाद मेरे सीट के नीचे गिरता है, और उसके बाद उसमें घंटी बजने लगती है। घंटी बजने लगती है, मैं उठाता हूँ, या फिर किसका फ़ोन आ गया, मेरे परिवार वालों को शायद होगा। वो पूछना चाहते हैं कि बेटा
आराम से बैठ तो गया। मुझे यही लगा था। मैं उसमें देखता हूँ डायल में स्क्रीन पर तो कोई नंबर शो नहीं कर रहा था। मुझे लगा कि शायद फ़ोन में खराबी आ गई है। यही दिक्कत है, फ़ोन मेरे हाथ से छूट करके नीचे गिर चुका था। शायद डिस्प्ले काम नहीं कर रहा। चलो किसी का होगा, मेरे को लगा परिवार का है, और मैं फ़ोन को ओके करके उठा देता हूँ। कुछ देर तक तो बिल्कुल खामोशी जैसी आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा लगता है कि साए 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 तेज हवा चल रही हो। आखिर किसका फ़ोन है? मैं हेलो हेलो करता जाता हूँ, कौन है कौन है, मम्मी आप हो क्या, पापा आप हो क्या। लेकिन उधर से किसी की आवाज़ सुनाई नहीं देती, मेरे ना पिता का ना माँ का। बस एक हवा चलने की साए 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 से ऐसी आवाज़ सुनाई देती है। मैं हेलो हेलो करता रह जाता हूँ, और इसके बाद एक हंसी सुनाई देती है, जैसे कोई गहरे कुएं से कोई लड़की हंस रही हो। हंसते हंसते अचानक फोन बिल्कुल साइलेंट हो जाता है। वो साए साए की हवा और हंसने की आवाज़ सब कुछ गायब हो जाती है। और इसके बाद मैं जब फ़ोन के देखता हूँ तो फ़ोन कट चुका था। डिस्प्ले जैसे पहले शो कर रहा था वैसा शो करने लगा था। आखिर ये हुआ क्या? फ़ोन ये इतना गर्म क्यों हो गया? अब तो फ़ोन बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। डिस्प्ले भी इसकी दिखा रही थी। मैं जब लिस्ट में देखता हूँ कि किसका फ़ोन आया है तो वहाँ पर किसी का नंबर शो ही नहीं होता है। मुझे लगा कि कोई बड़ी बात नहीं है, फ़ोन में गिरने के बाद समस्या आ गई है, अभी अपने आप ठीक हो गया। चलो मैं जब शहर पहुँचूँगा, गुजरात पहुँचूँगा तो फ़ोन के एक बार चेक करवा दूँगा। अब इसके बाद वो फ़ोन ऐसा मेरे साथ में नहीं हुआ। पूरी यात्रा ख़त्म कर लेता हूँ, अपने घर पर आता हूँ, नौकरी भी ज्वाइन कर लेता हूँ, एक दो बार अपने रिश्तेदार के पास खाना भी खा लेता हूँ। मतलब महीना दिन गुजर जाता है। रात का वक्त था। मैं ऑफिस से आकर के आज मेरा मन बड़ा अशांत था। ना जाने क्यों बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। मैं अपने मम्मी पापा को फ़ोन करता हूँ कि आप लोग कुशल पूर्वक तो हो ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है। तब लोग कहते हैं कि नहीं बेटा, सब कुछ सही है, और सुन तुझे मैं खुशखबरी दे रहा हूँ, जो लड़की का फ़ोटो दिखाया था ना उससे तेरी रिश्ता तय हो गया है। मैं एकदम चुप हो जाता हूँ। आखिरकार बिना मेरे इजाज़त के ये लोग मेरी शादी का रिश्ता मतलब तय कर चुके थे। लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा ही होता था। अब हम इसमें कुछ बोल नहीं सकते थे। गुस्सा तो बहुत आया था अपने आप पर, मेरे माँ पर भी आया था। कम से कम एक बार पूछ तो लेती। तब कहते हैं, मैं उधर से आवाज़ आती, अरे घबरा मत घबरा मत, अभी 1 साल का टाइम है, ऊपर ही लग जाएगा, चिंता मत कर। मेरे मन में बड़ा शांति महसूस होती है कि चलो अभी एक लंबा टाइम है, देखा जाएगा शादी होगी या नहीं होगी, अभी तो ऊपर वाले के हाथ में है। हो सकता है ये रिश्ता टूट ही जाए। मेरा मन शांत करने की कोशिश करता हूँ। और इसके बाद रात भी काफ़ी हो चुकी थी। मैं अपने बिस्तर पर लेटे हुए और यही अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था। मेरे फ़ोन मेरे बगल में था। अचानक वाइब्रेट फ़ोन होने लगता है। जब मैं फ़ोन की तरफ देखता हूँ तो उसमें डिस्प्ले कुछ भी नहीं था। डिस्प्ले गायब हो गया था। फ़ोन वाइब्रेट हो रहा था। मैं फ़ोन को उठाता हूँ कि आखिर ये फ़ोन का क्या हो गया। फ़ोन उठाता हूँ तो एकदम हिट हुआ पड़ा था। जिस तरह मेरे ट्रेन के सफ़र में हुआ था ना, वैसे ही आज फ़ोन हो रहा था। इतना हिट हो गया था कि मेरे हाथों से छूट करके बेड पे गिर जाता है। और जैसे ही गिरता है उसमें घंटी बजने लगती है। डिस्प्ले था नहीं। मुझे लगा किसका फ़ोन हो सकता है। अभी तो कुछ देर पहले अपने परिवार से बात भी कर लिया हूँ, शायद मेरे ऑफिस से होगा, कोई दोस्त मित्र का होगा। अब डिस्प्ले तो दिख नहीं रहा है, नंबर तो पता नहीं लग रहा है, चलो उठा ही लेते हैं। जब मैं उठाता हूँ तो फ़ोन बिल्कुल नॉर्मल यानी ठंडा हो चुका था। जब वाइब्रेट हुआ था ना उसी टाइम फ़ोन गर्म हो रहा था। और इसके बाद जब घंटी बजती है तो नॉर्मल हो जाता है। लेकिन अभी भी उसमें डिस्प्ले नहीं था। फ़ोन में ओके करता हूँ, हेलो हेलो करता हूँ, कौन है, लेकिन वही साए साए की आवाज़ फिर से सुनाई पड़ती है, जैसे तेज तेज आंधी तूफान चल रही हो। अब फ़ोन एक ऐसे जगह पर है जहाँ पर आसपास में कोई रहता ही नहीं हो, सिर्फ हवा चलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। साए 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 हवा। मैं हेलो हेलो करता हूँ, कौन है आप, कौन है आप।
आप बात क्यों नहीं करते हैं? फ़ोन ना लगाया है तो कम से कम बात तो कीजिए। तभी वही हंसी मुझे फिर सुनाई देती है जो मैं ट्रेन के सफ़र में सुना था। वो हंसी जैसे कोई दूर से हंसते हुए फ़ोन की तरफ आ रहा हो। मैं हेलो हेलो कर रहा हूँ, कौन है आप? हंस रहे हो, अपना नाम तो बताओ, कौन हो आप? मैं ऐसे ही बोलते जाता हूँ। तभी एक खनकती हुई आवाज़ सुनाई देती है। भूल गया मुझे, भूल गया मुझे, मैं याद नहीं हूँ, मैं याद नहीं हूँ। वो आवाज़, खनकती हुई आवाज़ थोड़ी जानी पहचानी लग रही थी। कौन हो सकता है भाई? कौन हो सकता है? मैं दिमाग पर जोर लगाता हूँ, लेकिन उस टाइम तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता। मैं बार बार हेलो पूछता हूँ, आप कौन? अपना नाम तो बताइए, परिचय तो बताइए, किससे बात करें वो तो बताइए, क्या काम है वो तो बताइए। लेकिन उधर से फिर खामोशी एकदम हो जाती है। वही साए साए की आवाज़ सुनाई देने लगती है, जैसे उस जगह पर बिल्कुल तूफान चल रहा हो, हवा तेज तेज चल रही हो। मैं फिर आवाज़ देता हूँ कि आप कौन हैं, मुझसे क्या काम है? तब फिर वही खनकती हुई आवाज़ मुझे सुनाई देती है। मुझे भूल गया, मुझे भूल गया। आवाज़ तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं आवाज़ को पहचानता हूँ, लेकिन ऐसा दिमाग में नहीं आता कि किसकी आवाज़ है। और इसके बाद तो फ़ोन कट हो जाता है अपने आप ही। जैसे फ़ोन कट होता है ना, कुछ देर के लिए फिर फ़ोन शांत हो जाता है और लगता है कि नए सिरे से स्टार्ट हो गया, रीस्टार्ट हो रहा हो। रीस्टार्ट होता है और फिर डिस्प्ले वगैरह सब कुछ आ जाता है। ये समस्या क्या आ रहा है फ़ोन में भाई? ये कौन सी लड़की की मेरे पास में कॉल आई थी? एक बार तो ट्रेन के सफ़र में आई थी और एक बार यहाँ पर आई है। ये कौन लड़की है? मैं बिल्कुल आवाज़ समझने की कोशिश करता हूँ, लेकिन समझ में नहीं आता, दिमाग काम नहीं करता। ये फ़ोन मेरे साथ में ऐसा गर्म कैसे हो रहा था? वाइब्रेट मोड में चला गया, फिर फ़ोन गर्म होने लगा। ये समस्या क्या है? चलो मैं कल सुबह दिखाऊंगा फ़ोन वाले को। इसके बाद मैं बहुत देर तक सोने की कोशिश करता हूँ और आखिरकार मुझे नींद आ ही जाती है। अगली सुबह मैं उठता हूँ, अपना ऑफिस की तैयारी करता हूँ। अब फिर मैं रास्ते में जाते जाते फ़ोन को दुकान पर पहुँचता हूँ, जो अभी अभी दुकान खोल रहा था। मैं उससे कहता हूँ, भैया मुझे ऑफिस जाना है, थोड़ा मेरा फ़ोन को चेक कर ले। फ़ोन तो चालू है, लेकिन एक समस्या इसमें नया आ रही है। वो समस्या के बारे में बताता हूँ और तब कहता है कि दीजिए मैं चेक कर देता हूँ। वो चेक करता है, कहता है फ़ोन तो बिल्कुल ओके है, बैटरी भी बिल्कुल इसकी सही है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगली बार हो ना तब आप मेरे पास में आना। ऐसे में क्या इसमें बदलूं? सब कुछ तो मुझे सही लग रहा है, बदलने लायक कोई चीज़ हो तभी तो बदलूं। मुझे लगा कि चलो जब अगली बार ऐसा ना हो, मेरा फ़ोन बिल्कुल सही सलामत रहे। मैं तो चाहता भी नहीं था कि ऐसा अगली बार हो। मैं चल देता हूँ ऑफिस। 15 दिन और बीत जाता है। फिर वही रात की बात। रात में अपने खाना खा करके अपने बिस्तर पर सोया हुआ था। कुछ देर पहले मम्मी पापा से वो तो हर रोज़ हम बात कर लिया करते थे, कभी सुबह में कभी शाम में, जब भी मन में होता था तो बातचीत तो हो ही जाती थी। अब इसके बाद मम्मी पापा से बात करने के बाद मैं सोने की तैयारी कर रहा था और तभी फ़ोन फिर उसी मोड में आ चुका था। भाई ब्रो अचानक एकदम धड़कने लगा, डिस्प्ले गायब हो जाती है। ऐसा लगता है कि किसी का फ़ोन आ रहा था और उसी वक्त ट्यून वगैरह तो नहीं आती, बस वाइब्रेट होने लगता है। और जब मैं देखता हूँ तो वही हाल फिर हो जाता है। फ़ोन एकदम भट्टी की तरह गर्म दिखता है। मैं फ़ोन को छूता नहीं हूँ। मुझे लगा कि फ़ोन तो बहुत ज़्यादा गर्म है, अब तो इसमें कोई ना कोई खराबी जरूर है। और तभी फ़ोन बिल्कुल शांत हो जाता है। जैसे ही फ़ोन शांत होता है, वाइब्रेट बंद हो जाता है, आवाज़ बंद हो जाती है। कुछ देर जरूर शांति रहती है और तभी डिस्प्ले बिल्कुल नहीं आ रहा। अब फिर फ़ोन की घंटी बजनी शुरू हो जाती है। वैसी ही हालत, बिल्कुल डिस्प्ले उसमें था ही नहीं कि मैं अब किसको देखूं, कौन सा नंबर से फ़ोन आ रहा है, किसका फ़ोन आ रहा है। आखिरकार ना चाहते हुए मैं फ़ोन को उठा लेता हूँ। कौन है? कौन है? वही साए साए हवा की आवाज़ इस बार तो बहुत तेज सुनाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि फ़ोन उस जगह पर है जहाँ पर तूफान जोरों से चल रहा हो। मैं हेलो हेलो करता हूँ, ये आप कौन हैं, बात क्यों नहीं करते हैं? तभी खनकती हुई आवाज़ सुनाई देती है।
तुम मुझे भूल गया, तुम मुझे पहचानता नहीं है। आवाज़ खनकती हुई सुनाई देती है, मेरे माथे पे बल पड़ जाते हैं। मैं उस आवाज़ को समझने की कोशिश करता हूँ। ये लड़की कौन है हो सकती है भाई? नहीं नहीं, मैं इसको नहीं जानता हूँ। तब मैं कहता हूँ नहीं, मैं आपको जानता ही नहीं, आप अपने बारे में बताइए, आप कौन हैं? और उधर से फिर हंसने की आवाज़ आती है। मुझे लगता है मिलना ही पड़ेगा, तुम मुझे पहचानता नहीं ना, मुझे पहचानता नहीं है ना। वही खनकती आवाज़ सुनाई देती है और फिर आवाज़ शांत हो जाती है और फिर हवा चलने की फिर से दोबारा से वही सब चीज़ सुनाई देने लगती है। मैं फ़ोन काटना चाहता हूँ, कई बार मैं फ़ोन काटने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फ़ोन कटता ही नहीं है। तो अब बिल्कुल मैं कान में लगाता हूँ तो फ़ोन वैसी हवा का आवाज़ सुनाई दे रहा है और रुक रुक करके वही हंसी मुझे दूर से सुनाई दे रही है। मैं उस टाइम बड़ा डर गया था। ये क्या हो गया भाई? ये कौन लड़की है और ऐसा आवाज़ मुझे क्यों सुनाई दे रहा है, वो भी रात के टाइम में? मैं भूत प्रेत को तो कभी देखा नहीं था, लेकिन किस्से कहानियाँ में बहुत मैं पढ़ने का शौकीन था। फिल्म भी कई देख चुका था। मैं भूतों पर यकीन तो नहीं करता था, लेकिन जानता जरूर था कि जहाँ इंसान होते हैं वहाँ भूत भी होते हैं। अब ऐसा मैं किस्से कहानियाँ सुन चुका था, तो ऐसा नहीं था कि भूतों को मैं जानता नहीं था। मुझे लगने लगा कि कहीं भूत प्रेत का चक्कर तो नहीं है। और तब मेरे मन से दिमाग से निकालने लगता, अरे मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मैं ऐसे कैसे मान लूँ? अब मेरे फ़ोन में कोई भूत कैसे घुस जाएगा? ये सवाल ही पैदा नहीं होता। आखिरकार जो फ़ोन है ना, फिर ठंडा हो जाता है। मतलब वो आवाज़ थी जो बिल्कुल शांत हो जाता है और उसी पल जैसे फ़ोन रीस्टार्ट हो रहा हो और डिस्प्ले आ जाती है। मैं दोबारा जाता हूँ कि कहाँ से फ़ोन आया था, नंबर की तलाश करता हूँ, लेकिन मेरे मम्मी पापा का नंबर था, वही लास्ट कॉल था और कोई कॉल ना मैंने किया था ना कोई आया था। तो आखिर फ़ोन किसके साथ अटैच हो रहा था, या नेटवर्क वालों की गड़बड़ थी? मुझे तो ऐसा ही लगा था। समस्या फ़ोन में नहीं है, नेटवर्क में है। लेकिन ये हीटिंग क्यों होता था? चलो सुबह होते ही मैं फिर फ़ोन वाले को दूंगा। अब इस बार ज़रूर बताऊंगा कि देखो ऐसे ऐसे समस्या हुआ है। सुबह मैं जाता हूँ, फ़ोन वाले को फ़ोन चेक कराता हूँ। अब पूरी फ़ोन का खोल देता है मेरी बात सुन करके। आखिरकार कोई पुर्जा बदल देता है और कहता है अब आपका फ़ोन गर्म नहीं होगा, चिंता मत कीजिए, दोबारा से ऐसे नहीं होगा। मैं बड़ा खुश होता हूँ, चलो समस्या का समाधान मिल गया। मैं अब अपना ऑफिस और इसके बाद शाम को अपना घर। शाम को अपने छत पर बैठा हुआ था। अभी शाम के करीब 8 ही बजे होंगे। थोड़ा मैं छत पर, लंबा छत था तो टहलता रहता था। अब बगल में खाली ज़मीन थी तो एक नीम का पेड़ भी ज़मीन पर लगा हुआ था, उसकी टहनी वगैरह हमारी छत पर फैली होती थी। कभी कभी तो मैं दातुन तोड़ लेता था, जब ब्रश करने का मूड नहीं होता था कि चलो दातुन ही करते हैं, वो भी नीम का, तो आनंद आ जाता था। इस चीज़ का मुझे फ़ायदा ज़रूर मिलता था। मैं छत पर टहलने लगता हूँ, उस नीम के पेड़ के पास में जाता हूँ, आता हूँ, जाता हूँ। ऐसे मैं कई चक्कर लगा चुका था और तभी एक बार नीम की टहनी जो मेरे छत पर आई हुई थी वो हिलने लगती है। मुझे लगा कि कोई ऐसा ही होगा, कोई बिल्ली चाहे बंदर आ गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं थोड़ा पीछे हट जाता हूँ। मुझे लगा कि इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, कहीं मुझ पर झपट्टा ना मार दे। मैं पीछे तो हट जाता हूँ, लेकिन मैं उस तरफ देखने की कोशिश करता हूँ और तब मुझे 2 आंखें नजर आती है घूरती हुई। वो आंखें ना किसी बिल्ली की थी ना किसी बंदर का था। वो आंखें इतनी बड़ी बड़ी नजर आ रही थी और वो भी लाल लाल, जैसे बहुत कोई खतरनाक जानवर वो नीम के पेड़ पर बैठा हो। बस आंखों के अलावा मुझे और कोई चीज नजर नहीं आ रही थी। एक पल में जब वो लाल लाल बड़ी बड़ी आंखें देखता हूँ ना, तो दिल धड़कने लगता है। अरे ये कौन हो सकता है भाई, कौन हो सकता है? इस तरह का जानवर मैंने कभी सुना नहीं, देखा नहीं, जिसकी आंखें लाल हो, वो भी अंधेरे में चमक रही हो। नहीं नहीं नहीं, मेरी आंखों का भरम है। मैं वहां से हट जाता हूँ, सीधा अपना रूम में आ जाता हूँ, लेकिन खिड़की से मैं झांकता रहता हूँ नीम के पेड़ की तरफ से। मुझे डर लग रहा था उन भयानक आंखों को देख करके। भला कौन सा इंसान डरता नहीं? वैसे ही मेरी हालत हो चुकी थी और तब तक बहुत टाइम हो चुका था।
मैं तो सोना चाहता था, लेकिन जब से मैंने आंखें देखी थी नीम के पेड़ पर, डर लग रहा था। मैं बार बार खिड़की पर जाता था और मैं देखने की कोशिश करता था, कौन सा जानवर हो सकता है, कौन सा जानवर हो सकता है इतना भयानक, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें हो, वो भी लाल लाल। डर लग रहा था। मैं सो नहीं पा रहा था। 11 बजे के आसपास का टाइम हो चुका था। आज जो मैं खिड़की पर जाता हूँ, आज जो देखता हूँ, अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है। मैं देखता हूँ कि नीम के पेड़ के पास में जो छत का हिस्सा था, वहां पर कोई लड़की बैठी हुई है। अपने बाल, खुले हुए बाल जो हवा चल रहे थे तो लहरा रहे थे। मैं जब देखता हूं ना, तो मुझे यकीन नहीं होता है। ये मेरी छत पर तो कोई आता ही जाता नहीं है, और कोई आता भी है तो दिन के टाइम में कपड़े सुखाने के लिए थोड़ी सी रस्सी बंधी हुई थी, उस पर नीचे के लोग डाल के जाते थे। लेकिन रात के टाइम कोई मतलब ही नहीं हो सकता है। कौन हो सकती है लड़की, कौन हो सकती है? मैं डर गया था। हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं दरवाज़ा खोल करके छत पर जाऊं, उसके नज़दीक जाऊं, उसको देखूं कि कौन हो सकती है। हिम्मत नहीं हो पा रहा है, डर लगने लगा था। इसके बाद डर भगाने के लिए मैं अपने मम्मी पापा को फ़ोन लगा देता हूँ। लेकिन आश्चर्य की बात, फ़ोन बिल्कुल चालू हालत में था और मैं नंबर मिला रहा हूँ तो उधर फ़ोन जा ही नहीं रहा है। अब मैं कई बार कोशिश करता हूँ कि फ़ोन लग जाए, फ़ोन लग जाए। अभी नेटवर्क को क्या हो गया, फ़ोन क्यों नहीं जा रहा है? डर भी मुझे लग रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक होने लगती है। खटखट खटखट, खटखट खटखट। मैं इतना उछल चुका था जैसे दरवाजे पर दस्तक होती है। मेरे हाथ से फ़ोन तो छूट चुका था, पलंग पर गिर चुका था। अगर पलंग पर नहीं गिरता तो टूट जाता। शुक्र था कि पलंग पर ही गिरा था। मैं उछल पड़ा था। मैं पूछना चाहता कि कौन है दरवाजे पर, लेकिन मेरी आवाज निकले तब ना। मैं दहशत से भर चुका था। बार, 2 बार, 3 बार खटखट खटखट जब होता है, मेरी बोलती तो बंद हो जाती है। मैं इतना डरा हुआ हूं। मैं कभी खिड़की की तरफ देखता हूं, कभी दरवाजे की तरफ। आखिर कौन हो सकता है, कौन हो सकता है? खिड़की से तो मुझे कोई बाहर नजर नहीं आ रहा था। शायद दरवाजे से मुझे नजर नहीं आ रहा था। खिड़की से दरवाजा थोड़ा दूरी पर था। अब वो ना तो कोई आवाज दे रही है कि मैं कौन हूं या मैं कौन हूं, नीचे से कोई आया है कि क्या मेरे कोई रिश्तेदार हैं, कोई भी आवाज नहीं देता है। मेरी हालत बहुत उस टाइम बिगड़ चुकी थी। डर के कारण पूरा शरीर कांपने लगा था। मैं फिर फोन मिलाने की कोशिश करता हूं अपने मम्मी पापा को, लेकिन फोन लगता ही नहीं है। तभी दरवाजे पर एक आवाज आती है, मैं हूं ना, दरवाजा खोलो ना, दरवाजा खोलो ना। जब वो आवाज मैं सुनता हूं ना, तो मेरी रूह कांप जाती है। ये तो आवाज मैं सुना हुआ हूं। ये आवाज जैसे मेरे दिमाग में बसा हुआ है। कौन है भाई? ये लड़की की आवाज मैं जरूर सुना हुआ हूं। कौन हो सकती है, कौन हो सकती है? और मैं डर जाता हूं। मैं दरवाजे के पास तो नहीं जाता, लेकिन खिड़की के पास जरूर जाता हूं। वहां से दरवाजे की थोड़ी दूरी थी। मैं देखने की कोशिश करता हूं, लेकिन कोई दरवाजे पर मेरी आंखें वहां तक पहुंच ही नहीं पाती है। और तब दरवाजे पर फिर दस्तक होता है और फिर वही आवाज, खनकती हुई आवाज सुनाई देती है, दरवाजा तो खोलो, देखो मैं इतनी दूर से चल के आ रही हूं, दरवाजा तो खोलो। मेरा नाम लेकर जब पुकारती है ना, तब तो मुझे दहशत और हो जाता है। अंकित, अंकित मैं हूं, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। मेरी रूह कांप चुकी थी। मैं इतना कभी डरा नहीं था। भूत प्रेत को जरूर मैं मानता था, लेकिन आज तक कभी भूत प्रेत को मैं देखा नहीं था। डरना स्वाभाविक था। खिड़की से नजर नहीं आ रहा था और टाइम भी काफी हो चुका था। कई बार दस्तक हो चुका था, 2-3 बार आवाजें वो लड़की लगा चुकी थी। मुझे लगने लगा कि चल के दरवाजे के पास देखना चाहिए। मैं खाम खा डर रहा हूं। अरे लड़की है, कौन है लड़की? चल करके पता करना चाहिए। यहाँ हमारे घर में भूत प्रेत कहाँ से आ जाएंगे? नीचे लोग रहते हैं, मेरे रिश्तेदार रहते हैं और बहुत सारे परिवार रहते हैं। मैं तो खाम खा डर रहा हूं, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। दरवाजे के पास जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर एक दस्तक होता है। तभी एक आवाज सुनाई पड़ती है, दरवाजा नहीं खोलोगे अंकित? चलो मैं ही आ जाती हूं। मेरे तो होश उड़ चुके थे।
कैसे आ जाएगी भाई? कौन है, कैसे आ जाएगी? और अगले पल जो मैं देखता हूं ना, तो मेरी आंखें एकदम ऐसा लगता है कि बाहर निकल जाएगी, इतनी मोटी मोटी हो जाती है। मैं तो देखते रह जाता हूं। एक धुआं सा दरवाजे से अंदर आता है। अब मेरे सामने आकर के पलंग के पास धुआं ठहर जाता है। और उस धुआं में ऐसे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, खालिस धुआं नजर आ रहा है। लेकिन अगले पल वो धुआं गायब होने लगता है और उसकी जगह पर एक लड़की नजर आने लगती है। आज जैसे ही लड़की का मैं चेहरा मोहरा सब कुछ देखता हूं ना, तो मेरा तो मन चीख रहा था, लेकिन गले से आवाज निकल नहीं रही थी। वो लड़की को जब मैं देखता हूं ना, मुझे अपनी आंखों में विश्वास नहीं हो रहा था। ये मेरा भयानक सपना है, ये अभी टूट जाएगा, अभी टूट जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं सपने के अंदर में हूं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था। ये सच नहीं हो सकता, ये सच नहीं हो सकता है। वो लड़की मेरी प्रेमिका थी, जिसे मैं अपने जिंदगी से डिलीट कर दिया था। मैं हर तरफ से उसको डिलीट मार दिया था, अपने फ़ोन नंबर से, अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट से। उसका दिया हुआ वो तोहफा सब कुछ ख़त्म कर दिया था। वही लड़की मेरे सामने उस धुएं में से निकल के खड़ी हो जाती है और वही मुस्कुराता हुआ चेहरा। लेकिन बस फर्क था आंखों में। आंखें जहां पर उसकी इतनी सुंदर थी पहले, उस आंखों में अब सुर्ख रंग, लाल रंग मुझे दिखाई देने लगता है। और एक चीज और, उसके पैर मुझे हवा में तैरते हुए नजर आ रहे थे, जैसे हवा में उड़ रही हो। उसके पैर जमीन पर पड़ नहीं रहे हो। वो मेरे पास में आ जाती है, तब तक तो मुझे लगा कि मैं बेहोश हो जाऊंगा। कई पल तक मुझे लगा कि सपने की दुनिया है। सपने में ऐसे ही अक्सर होता है, जिसके बारे में ज़्यादा सोचते रहो वो अक्सर सपने में आ ही जाता है। लेकिन जब वो लड़की मेरे पास पहुंच जाती है, अब मुझे छूती है, तब मुझे लगता है कि मुझे बहुत सारा करंट लग चुका है। मैं बस देखता रह जाता हूँ, जिससे लगता है कि मैं फ्रिज हो गया। तब वो बोलना शुरू करती है, मुझे छोड़ करके तुम अपने शहर, इस शहर में आके अब तुम ऐसा समझोगे ना कि मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगी। देख लिया ना, मैं तुम्हें ढूंढ लिया हूं, मैं तुम्हें ढूंढ लिया हूं। चाहे कितनी भी दूर जाओ, मैं तुम्हारे पास पहुंच सकती हूँ। मैं तुम्हारे फोन में आई थी, तुमने मुझे सुना नहीं था क्या? वो सब वाकया मुझे सब कुछ समझ में आने लगा था। उस फोन का गर्म होना, वाइब्रेट मोड में आ जाना, और फिर घंटी बजना और डिस्प्ले कुछ भी शो नहीं करना, क्या मतलब? यही थी। लेकिन ये तो जीती जागती थी, तो ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन अब वो जीती जागती नहीं, एक प्रेतात्मा थी, एक आत्मा बनी हुई थी। चेहरा मोहरा तो ऐसे ही लग रहा था, वो मुझे छुई भी थी, मुझे करंट भी लगा था, मैं फ्रीज हो चुका था। तब वो कहने लगी, देखो अंकित, मैं तुम्हें भूली नहीं हूं, मैं आज भी तुमसे प्यार करती हूँ। मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हो गई थी, मुझे तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहिए था। मैं उन दिनों एक पारिवारिक समस्या में फंसी हुई थी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, और वो जो लड़का था ना, मैं उससे पहली बार मिली थी, उससे मैं कुछ पैसा ऐंठना चाहती थी। लेकिन मैं तुमसे सच्चा प्यार करती थी, लेकिन तुम तो उस टाइम आ गए थे, और मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था कि मैं तुमसे अब कैसे बताऊं। मैं तुमसे झगड़ा कर बैठी, बस मेरा गुनाह यही है। अगर मेरी पारिवारिक स्थिति ठीक रहती तो मैं काम वो कभी नहीं करती। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। वो बोल करके, और मैं देखने लगा कि वो मेरे बगल में आकर के फिर से सट के खड़ी हो जाती है, मुझे छूने लगती है, कहती है मुझे माफ कर दो ना, तुमने हमेशा मुझे माफ किया है, तो आज भी माफ कर दो ना। मैं तुम्हें दिल जान से चाहती हूँ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ अंकित। वो ना जाने क्या क्या मुझसे बात कर रही थी, मुझे छू रही थी, मुझे टच कर रही थी। अब मैं तो जैसे फ्रीज हुआ पड़ा था। मैं सब कुछ देख रहा था, समझ रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मेरे जो हाथ पैर हैं, मेरे जवान हैं, सब कुछ फ्रीज हुआ पड़ा है। मैं एकदम, जब उस लड़की को देखता हूँ समझ में नहीं आता, ये तो जीती जागती लड़की थी, इसकी अवस्था कैसे होगी, ये आत्मा कैसे बन गई? शायद उसको पता चल गया था कि मेरी बोलती बंद है, और तब वो मेरे सर को छूती है और कहती, कुछ तुम बोलो, खामोश क्यों हो,
खामोश क्यों हो? क्या तुम मुझे नहीं चाहते हो? क्या मुझसे प्यार नहीं करते हो? तुमने मुझे भुला दिया है? जैसे ही मेरे सर को छूती है ना, तब जैसे अनफ्रिज हो जाता हूँ मैं। हाथ पैर कांपने लगता है। वो मुझे सहारा देती है, डरो मत, डरो मत, डरो मत, मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करूँगी। मैं नुकसान करने के लिए नहीं आई हूँ। मैं तुम्हें दिल से चाहती हूँ। मैं तुमसे प्रेम करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ। मैं महसूस करने लगा कि मैं अब बोल सकता हूँ, हिल सकता हूँ, डुल सकता हूँ। तब मेरे मुंह से निकलता है, तुम मेरे कमरे में बिना दरवाजा के खोले कैसे आ गई? तुम धुएं में क्यों थी? तुम यहाँ तक कैसे पहुँच गई? तुम मेरे फ़ोन के अंदर में कैसे घुस गई? बहुत सारा सवाल मैं पूछ लेता हूँ। तब वो लड़की कहती है, मैं तो कहीं भी पहुँच सकती हूँ। मैं अब जीती जागती नहीं हूँ ना, मैं मर चुकी हूँ। ये मेरी आत्मा है। ये आत्मा मेरे साथ जो भी है बहुत कुछ कर सकती है। मैं आत्मा बन चुकी हूँ ना। तुम मुझे देख रहे हो ना, ये मेरा शरीर ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये मेरी आत्मा है। लेकिन मैं आत्मा बनकर भी मैं तुम्हें भूल नहीं पाई अंकित। आज भी तुमसे मैं उतना ही प्यार करती हूँ। मैं आज भी तुमसे उतना ही मोहब्बत करती हूँ जितना मैं तुमसे करती थी। मैं मानती हूँ कि उस रात मुझसे गलती हुआ था, और वो गलती मैं फर्स्ट टाइम किया था। तुम ना जाने क्या क्या मुझे बोलते गए। अब मैं सब कुछ सुनती गई, लेकिन मैं इस बात को बताने के लिए आई। उस लड़की ने मुझे बस ऐसा कुछ नहीं किया था। मैं फर्स्ट टाइम कुछ पैसा उससे लेना चाहती थी, और वो लड़का आसानी से पैसा देने वाला नहीं था। मैं अपने प्यार के जाल में उसको फंसाई कि कुछ पैसे उससे ले लिया जाए, और जब मेरे पास पैसा आएगा तब मैं उसको लौटा दूंगी और उससे कट्टी कर लूँगी। मैं तुमसे पैसा मांग सकती थी, लेकिन बहुत सारा तुमने मदद किया था। मुझे लगा कि नहीं, और तुमसे नहीं मांगना ठीक है। और तुम्हारे पास भी उस टाइम पैसे कम थे, और तब मैंने ये रास्ता अख्तियार कर दिया था। मैंने कोई गलती किया था अंकित? तुम्हें बताओ, मैंने कोई गलती किया था? मेरी तो बोलती अब चालू हो गई थी, लेकिन डर शरीर में आ गया था। मैं कहने लगा, तुम मरी कैसे? मरी कैसे? क्या हुआ तुम्हारे साथ में? तब कहने की बातों को छोड़ो ना, अब तो लंबा अरसा हो चुका है। मैं मरे हुए काफ़ी लंबा अरसा हो चुका है। अब उन बातों में क्या रखा है? मुझे खुद पता नहीं कि मैं कैसे मरी, लेकिन अब प्रेतात्मा हूँ, तुम्हारे सामने मैं खड़ी हूँ। आज भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। क्या तुम अभी मुझसे मोहब्बत करते हो? अब वो जादू ही था। मैं बोल नहीं पाता हूँ, सर हिला देता हूँ, और उसके बाद लड़की खुश हो जाती है। मेरे बगल में बैठी हुई मुझे छेड़ती है, हंसो भी, हंसो भी। तुम शांत क्यों हो? पहले जैसे मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? वही सब शुरू हो जाती है। मैं तो उसके अधिकार में था, उसके प्रभाव में था, मैं उसके बस में था। वो जो मुझे करना चाहती थी, मैं वो सब कर रहा था। हाँ, उसके कहने पर हंसता था, उसके कहने पर मुस्कुराता था, जादू की तरह। पूरी रात ऐसे ही निकल जाती है। जब सुबह का 4 बजता है तो अचानक झटके से उठती है। कहती, मुझे जाना होगा, मुझे अब जाना होगा, फिर हम मिलेंगे, जल्द मिलेंगे, जल्द मिलेंगे। और इसके बाद जिस तरह से आई थी उसी तरह से फिर धुआं बन करके निकल जाती है। अब इसके बाद मुझे ऐसा लगा कि पूरा दुनिया चक्कर काट रहा है, सर भन्नाने लगा, और ऐसा शरीर तो मेरा पहले ही बुखार जैसा हो चुका था। अब फिर मैं अपने आप को संभाल नहीं पाता हूँ। एक बार बिस्तर पर गिरता हूँ ना, तो फिर मैं उठ नहीं पाता हूँ। सुबह होता है, दोपहर होता है, शाम होता है, लेकिन मैं बेहोशी की हालत में था, बुखार चढ़ा हुआ था। फोन ना जाने क्यों नहीं आ रहा था, फोन बंद था, क्या हुआ? फोन भी कोई नहीं आ रहा था कि मेरी बेहोशी की हालत अब टूटे। आखिरकार शाम को मेरे ही रिश्तेदार जब मेरे दरवाजे पर आकर के दरवाजा खटखटाने लगते हैं, दरवाजा उनको खुला मिलता है, और तब वो दरवाजे में प्रवेश करके मुझे होश मिलाते हैं। वो लोग डर जाते हैं कि अचानक तुम्हें क्या हुआ, क्या हुआ? अब मैं होश में आता हूँ। मैं सब कुछ बताने लगता हूँ कि देखिए, मेरे साथ में ऐसा ऐसा रात में खेल हुआ है। मैं जिस लड़की के चक्कर में अपना शहर छोड़ करके मैं यहाँ भागा था, वो तो यहाँ तक पहुँच गई है। पूरी कहानी मैं बता देता हूँ, फ़ोन से लेकर के हर एक चीज़ जो मेरे पास में होता था। मेरे रिश्तेदार पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति थे, और वो कहते हैं, ये पहली बार हुआ है अंकित, कि अब इससे पहले भी कुछ हो चुका है?
तब मैं बताता हूँ कि जब मैं गांव से चला था ना, तो पहली बार फ़ोन में ऐसा समस्या आया था। इसके बाद ये 2-3 बार आ चुका है। जब से मैंने रिपेयर कराया, तब से वो समस्या दूसरी अब दोबारा नहीं हुआ है। लेकिन समस्या का शुरुआत मेरे गांव से ही हुआ था, रेलवे स्टेशन से। जब मैं ट्रेन पकड़ करके बैठा हुआ था, अचानक फ़ोन गर्म होने लगा था, वाइब्रेट करने लगा था। जो भी कहानी थी सब अपने रिश्तेदार से बता देता हूँ। तब रिश्तेदार कहते हैं, ज़रा वो फ़ोन दिखाओगे मुझे? मैं कहता हूँ हाँ, ये रहा। फ़ोन लेते हैं और अब ना जाने क्या उस फ़ोन को सूंघते हैं और फिर मेरे को पकड़ा देते हैं। कहते हैं पहले छोड़ो इस बातों को, पहले तुम चलो, अब मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलूँ, मैं तुम्हारा इलाज कराऊँ। ये सब तो बाद में हम देख लेंगे, अब तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ में। मैं तो बहुत परेशान था। तुम्हारे मम्मी पापा का मेरे पास में फ़ोन आया था कि लड़के से संपर्क नहीं हो रहा है, आप ज़रा पता कीजिए। मैं तुम्हारे ऑफिस में फ़ोन करता हूँ, वहाँ पता चलता है कि तुम आए नहीं हो। मुझे लगा कि तुम गए कहाँ। मैं तुम्हें ना जाने कितनी बार फ़ोन कर लिया, अब तुम्हारा फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। तब मुझे लगने लगा कि कहीं तुम्हारी तबीयत वगैरह ख़राब तो नहीं है। तब मैं आता हूँ। इसके बाद मुझे हॉस्पिटल ले जाते हैं। अब हल्का फुल्का जो भी दवाई बीरो बुखार का मुझे दिया जाता है। मुझे वो छत पर छोड़ते नहीं हैं, अपने कमरे में लेके आते हैं। कहते हैं अंकित, आप कुछ दिन तक इसी कमरे में रहोगे, तुम छत वाले कमरे पर बिल्कुल नहीं जाओगे, यहाँ पर तुम सब कुछ सुरक्षित रहोगे। मैं डरा हुआ था। मैं पूछता हूँ कि अब क्या होगा मेरा? वो प्रेतात्मा बन चुकी है, वो मर चुकी है, वो यहाँ तक पीछा करते हुए आ चुकी है। शुरुआत तो फ़ोन से हुआ था। तब कहने लगे कि तुम शांत हो जाओ, सब कुछ मैं देख लूँगा, मुझे थोड़ा समय दो, और यहाँ पर तुम्हारे साथ में वो कोई खेल नहीं खेल सकती, हमारे घर के अंदर में प्रवेश नहीं कर सकती, उसकी हिम्मत ही नहीं है कि हमारे घर के अंदर में आ जाए। जब वो उतना बोलते हैं, तब मुझे लगता है कि इनकी बात में दम है, जरूर ये तंत्र मंत्र जानते होंगे, पूजा पाठ तो करते ही हैं। तब मुझे थोड़ा राहत महसूस होती है और उस रात में थोड़ा आराम से सोता हूँ। जब सुबह होता है, तब वो मेरे पास में आते हैं, नाश्ता पानी कराते हैं, कहते हैं बताओ पहले तबीयत तुम्हारी कैसी है। मैं कहता हूँ मैं तो अब सही हूँ, बुखार बिल्कुल नहीं है। तब कहते सब कुछ सही हो जाएगा, क्या मैं तुमसे कुछ देर तक बात कर सकता हूँ, कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? मैं कहता हूँ कि हाँ बोलिए ना, आप क्या पूछना चाहती हो? तब कहते हैं अब मैं ऐसा सवाल पूछ रहा हूँ जिसका सही सही जवाब देना। उस लड़की से तुम्हारी जो दोस्ती हुई है, तुमने भी उसको कुछ गिफ्ट दिया होगा, उसने भी तुम्हें कुछ गिफ्ट दिया होगा। मैं कहता हूँ कि हाँ, कुछ गिफ्ट उसने भी दिया था, मैंने भी तो बहुत सारा दिया था। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? अच्छा ये बताओ, ये फ़ोन उसने गिफ्ट में दिया था या तुमने खरीदा था? मुझे तो अच्छी तरह से याद था, फ़ोन उसी ने पसंद किया था, उसी ने मुझे गिफ्ट किया था। तो मैं बोल दिया कि हाँ, उसी ने खरीदा था, फ़ोन उसी का दिया हुआ है। तब उनके चेहरे पर मुस्कुराहट तोड़ जाती है। कहते हैं उसका कोई गिफ्ट तुम्हारे इस फ़ोन के अलावा और भी तुम्हारे पास में है? मैं सोचने लगता हूँ। तब मैं कहता हूँ नहीं, बाकी चीज़ तो मैं नष्ट कर चुका हूँ। मैं गुस्से में था, इसके बाद हर एक चीज़ जो उसकी थी मैं सब कुछ ख़त्म कर देता हूँ। बस एक फ़ोन ही बचा था, वो भी मेरे दिमाग में नहीं था कि इसने खरीदा था कि मैं खरीदा था। लेकिन आज याद आ गया, पसंद तो मैंने किया था, लेकिन फ़ोन उसने लेके आई थी अपने पैसे से, उसने मुझे गिफ्ट किया था। तब कहने लगे कि चिंता की बात नहीं है, क्या मैं इस फ़ोन को मैं रख सकता हूँ? मैं बोला हाँ हाँ, क्यों नहीं रख सकते हैं। तब वो फ़ोन लेके चले जाते हैं और उसके बाद अपने घर के अंदर में एक पूजा घर बना रखा था और उस पूजा घर में दाखिल हो जाते हैं। घंटा, 1.5 घंटा, 3 घंटा के बाद वो पूजा घर का दरवाज़ा खुलता है, बाहर निकलते हैं, मेरे पास में आते हैं। कहते हैं अंकित, समस्या तो बहुत बिकट थी, लेकिन मैंने इस समस्या का समाधान कर दिया। मैंने बोला कि अब सब कुछ सही हो गया? तब कहते हैं हाँ, बस 1-8% रह गया, वो भी सब कुछ सही हो जाएगा। मैं उस आत्मा को मना लिया हूँ कि आज के बाद तुम्हारे पास में नहीं आएगी। वो जिद्दी है, पहले तो बहुत जिद किया, वो बहुत मुझे धमकाया भी, लेकिन मैं कहाँ उसे
धमकी से डरने वाला। मैंने भी अपने पावर दिखाया और तब जाके उसका गुस्सा शांत हुआ था। वो मान गई कि आज के बाद तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आएगी। लेकिन अभी भी कुछ समस्या है। तब मैं पूछने लगा कि अब क्या समस्या बचा हुआ है। कहते हैं ये फ़ोन तुम्हें नष्ट करना पड़ेगा। ये गंगा में जा कर के नदी में जो बहता हुआ पानी है उसमें डालना पड़ेगा और तब जो आखिरी समस्या है वो भी खत्म हो जाएगी। क्या तुम ऐसा कर पाओगे? मैं कहने लगा इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं बिल्कुल कर दूंगा, आज ही कर दूंगा, आज ही मैं जाता हूँ। तब कहते हैं अकेले नहीं, मैं भी साथ में चलूँगा। और इसके बाद शाम के टाइम हम और मेरे रिश्तेदार चल देते हैं। आखिरकार वही जो करना चाहते थे वो मेरे हाथ में फ़ोन पकड़ाते हैं और कहते हैं कि जब मैं बोलूँगा तभी इस फ़ोन को पानी में फेंकना, बहते हुए पानी में। आप कुछ मंत्र पढ़ते हैं। वो मंत्र पढ़ने के बाद आप फ़ोन की तरफ फूंक मारते हैं और कहते हैं बेटा जल्दी से फेंक इसको, जल्दी से फेंक, नहीं तो देर हो जाएगा। मेरे हाथ से तो फ़ोन छूटने वाला था, ज़मीन पर गिरने वाला था। मैं बड़ी मुश्किल से उसको फिर दोबारा पकड़ा और पानी में दूर फेंक दिया। छपाक की आवाज़ हुई और ऐसा लगा कि मेरा मन एकदम शांत होता जा रहा है, शांत होता जा रहा है। मेरे मन में जो उथल पुथल मच रही थी, मैं डरा डरा सा रहता था। सब कुछ जैसे सही होने लगता है, मन में इतनी शांति मिलती है मैं बता नहीं सकता हूँ। और तब मेरे रिश्तेदार कहते हैं सब कुछ हो गया, अब चल, अब डरने की कोई बात नहीं है, अब वो तेरे साथ कभी भी नहीं आएगी। आखिर उसके साथ क्या हुआ था, कैसे मरी थी, आज भी मेरे लिए वो पहेली है। मैं उस शहर में तो गया लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी पा ही नहीं पाया। मैं उसके घर पर कभी नहीं गया था। हम लोग ऑफिस के रास्ते में मिलते थे, ऑफिस के आसपास मिलते थे। उससे ज़्यादा मैं घर की तरफ कभी गया भी नहीं था। कहाँ कौन सी कॉलोनी में रहती थी, मैं अपने ऑफिस जहाँ काम करता था वहाँ पूछने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उस लड़की के बारे में कोई बता करके तैयार ही नहीं हुआ। हम तो जानते नहीं भाई। अब कुछ पुराने जो लोग थे वो कहते हैं कि उसके बाद जैसे तुमने ऑफिस छोड़ा वो भी अपना ऑफिस छोड़ दिया था और उसके बाद कभी नज़र नहीं आए। तो आखिर उसके साथ में ऐसा क्या हुआ था, क्या घटा था कि वो प्रेतात्मा में जोनी में आ चुकी थी, कैसे उसकी मौत हुई, आज भी मेरे लिए एक बड़ी पहेली है। लेकिन फिर दोबारा मेरे जीवन में वो कभी नहीं आई। बस उसी रात उसकी आखिरी रात थी और वो लास्ट जो सीन था वो फ़ोन को, जो फ़ोन के अंदर में समा जाती थी, फ़ोन का अब एक वो जरिया बना रखा था। पहली बार मुझे संपर्क किया था फ़ोन के ही थ्रू, वो फ़ोन में आ चुकी थी और उसके बाद तो मुझे ढूंढना आसान हो गया था। वो जान चुकी थी कि मैं कहाँ पर हूँ, फ़ोन ही उसका दिया हुआ था। और जब मैं फ़ोन फेंक देता हूँ तब आखिरी जो काम था वो भी ख़त्म हो जाता है। आज भी कई बार मैं सोचने की कोशिश करता हूँ कि आखिर वो प्रेतात्मा कैसे बनी, क्या सही में वो मौत के कगार में जा चुकी थी या फिर कोई जादू का खेल था। मुझे आज भी समझ में नहीं आता है कि कहीं वो जादू का कोई काम तो नहीं सीख लिया था, जादू में वो हमारे घर तक आ गई थी, या वास्तव में वो मर चुकी थी जैसा उसने कहा था। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी अंकित जी की भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास भी ऐसा कोई कहानी है, कोई अपने आप बीती है जो मुझ तक आप पहुंचाना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम, मेरे व्हाट्सएप नंबर, मेरी मेल आईडी पर आप ज़रूर संपर्क कीजिएगा। और दोस्तों हमारी बहुत सारी कहानियां हैं जो शायद आपने ना देखी होगी ना सुनी होगी। उसका प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया हूँ। बड़े मज़ेदार मज़ेदार कहानियाँ पिछली पड़ी हुई है। अगर आपने देखा नहीं है, सुना नहीं है, तो उस लिंक पर जाइएगा जो डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ और उसका आनंद लीजिएगा। और दोस्तों ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के शेयर कीजिए, हाइप वाले बटन को अवश्य दबाइएगा। और हम मिलते हैं ना कल की रात इसी चैनल पर, इसी टाइम पर, एक नई कहानी, एक नई घटना के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।